तमिलनाडु का कन्याकुमारी दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। इसके आगे विशाल हिंद महासागर है जो आगे जाकर बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप को छूता है। ये कहानी कन्याकुमारी के पास बसा पुटुसपुर नाम के गांव में रहने वाले अब्दुल की है। अब्दुल बकरे पालने का धंधा किया करता था। उसके पास छोटे बड़े कुल मिलाकर 20 बकरे बकरियां थी। पहचान के लिए अब्दुल ने उनके ऊपर सफेद पेंट से नंबर लिख रखे थे। अब्बू, बकरा नंबर 15 से उसका पेंट छूट रहा है। मैं मदरसे से चौक लेकर आई हूँ, क्या मैं उस पर नंबर लिख दूँ? हाँ सकीना बेटी, लिख दो। सकीना जब बकरे पर नंबर लिखने चली गई तो अब्दुल की बीवी हमीदा अब्दुल से बोली, इससे सकीना की फीस जमा होगी। और अब्बास भी मोबाइल के लिए रो रहा है। बकरा नंबर 13 बड़ा हो गया है, आप उसे बेच आइए, हमें अभी पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं आज शाम को मोहित भाई के पास जाऊंगा। जब कोई बकरा बड़ा हो जाता तो अब्दुल बकरे को किसी मटन शॉप वाले के पास बेच आता। आओ अब्दुल आओ, आज क्या माल लेकर आए हो? आज का माल एकदम कड़क है, इसके मुझे 15,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए। इस बकरे के 15,000 रुपए नहीं मिल सकते, ऐसे बकरे तो 7-8 हजार में बिकते हैं। फिर भी तुम जान पहचान के आदमी हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा कोई इस बकरे की कीमत नहीं देने वाला। अब्दुल ने बकरा 10,000 में बेच दिया। वो पेठे की मिठाई और पैसे लेकर घर लौटा। कितने में बिका बकरा? मोहित भाई ने 10,000 दिए हैं। मोहित आपको कम दाम देता है, आप किसी और दुकानदार के पास क्यों नहीं जाते? मोहित भाई अपने जान पहचान के आदमी हैं, वो ठीक ही कीमत देते होंगे। 10,000 में सकीना की फीस और अब्बास का मोबाइल दोनों काम हो जाएंगे क्या? 3,000 मेरे पास है, 13,000 में दोनों काम हो जाएंगे। बच्चों को ये पेठा बांट दो। अब्दुल जब भी कोई बकरा बेचता उसे अफसोस भी होता, क्योंकि बकरे को पालते पालते उसे उससे लगाव हो जाता था, लेकिन उसे बेचना उसकी मजबूरी थी। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अब्दुल का मकान बेहद पुराना और जर्जर था। रात में जब सभी लोग सो रहे थे तो तेज बारिश के कारण छत का एक बड़ा सा टुकड़ा अब्बास के पैर पर गिर पड़ा। अब्बास के पैर में बेहद चोट आई और घर के छत में एक छेद हो गया। अब्बास के पैर के इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। मैं कब से कह रही थी कि मकान की मरम्मत करा लो, आखिर लेने के देने पड़ ही गए ना। अब इलाज में भी पैसा खर्च हुआ जा रहा है और अब ये छेद भी बंद करना पड़ेगा। मेरे पास पैसे कहाँ थे कि जो मैं मकान की मरम्मत करवा लेता। फिर इस पुराने मकान में पैसा लगाना बेवकूफी है, कभी भी गिर सकता है। आप किसी भी तरह पैसे कमाइए, लेकिन जल्द से जल्द एक नए घर का इंतजाम कीजिए, वरना हमारे घर पे छत भी नहीं रहेगी। बकरे पालने के धंधे में तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ पापा, स्कूल के बच्चे बच्चियों भी हमें बकरे के भाई बहन कहकर चिढ़ाते हैं, आप कोई और काम करिए ना। अब्दुल को पेठा पसंद था। उसने सोचा, क्यों ना मैं पेठे की मिठाई ही बेचूं? मैं कन्याकुमारी जाऊंगा और वहाँ पर पेठे बेचूंगा। लेकिन आपको पेठा बनाना भी तो नहीं आता। तो मैं किसी दुकान में काम करके पेठा बनाना सीख लूंगा। पापा, आपको पेठा बनाना सीखने के लिए कई काम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन आप पेठा लाए थे ना, तो मैंने YouTube पर पेठा बनाने की विधि देख ली थी। अब्दुल ने सारे बकरे बकरियों को बेच दिया और कन्याकुमारी जाकर पेठा बनाने का सामान खरीदा और दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। पेठा कितने रुपए किलो है? सिर्फ 200 रुपए किलो। मेरे बच्चे रंगीन पेठा खाते हैं, क्या आपके पास रंगीन पेठा है? अभी तो नहीं है बाबूजी, लेकिन जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। धीरे धीरे अब्दुल की बिक्री बढ़ने लगती है और उसकी दुकान शहर में अब्दुल पेठा वाले के नाम से मशहूर हो जाती है। जब अब्दुल के पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपना नया घर बनवा लेता है। बच्चों, तुम्हारी परीक्षाएं खत्म होने के बाद हम श्रीलंका घूमने जाएंगे। अब्दुल का परिवार जब श्रीलंका घूमने गया तो वो अपने साथ अपने दुकान का पेठा भी ले गए। उन्होंने श्रीलंका के लोगों को फ्री में पेठा खिलाया। बताइए भाई साहब, हमारा पेठा कैसा है?
आपके पेठे का स्वाद तो वाकई गजब है। हमारे यहाँ अली नाम का एक आदमी पेठा बेचता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि अली के पेठे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। अब्दुल के खानदान ने भी अली का पेठा खाकर देखा। तौबा तौबा, ये तो कड़वा है, इसे तो निगला भी नहीं जा रहा। अब्बू, कन्याकुमारी में तो आपकी दुकान फेमस हो ही चुकी है। वो दुकान नौकरों को सौंप कर आप यहाँ पर एक नई दुकान शुरू कर दीजिए। तूने ठीक कहा सकीना, अब हम अपने बिजनेस को श्रीलंका में फैलाएंगे। अब्दुल ने भारत से ही पेठा मंगाया और श्रीलंका में नया धंधा शुरू कर दिया। श्रीलंका में भी अब्दुल का धंधा तेजी से फैलने लगा। अली का पेठा अब लोगों ने सूंघना भी बंद कर दिया। एक दिन अली अब्दुल के पास गया। भाई साहब, तुम अपने पेठे को कैसे तैयार करते हो? मैं तुम्हारे तरीके को सीखना चाहता हूँ। तुम्हारा स्वागत है दोस्त, मैं तुम्हें हर चीज बहुत अच्छे से दिखाता हूँ और समझाता हूँ। अली ने अब्दुल के पेठा बनाने का तरीका बेहद ध्यान से देखा। उसे देखते ही एक बात समझ आई कि फर्क सिर्फ हरे पेठे की क्वालिटी का है। अब्दुल भाई, तुम इतनी अच्छी क्वालिटी का हरा पेठा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? लो क्वालिटी का पेठा इस्तेमाल करो, लागत कम आएगी और मुनाफा अधिक होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने ग्राहकों को अच्छी सी अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध कराना चाहता हूँ। तुम्हें भी अपने पेठे की क्वालिटी सुधारनी चाहिए। देखो, अगर तुम और मैं दोनों लो क्वालिटी का पेठा इस्तेमाल करेंगे तो किसी को क्वालिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। हम दोनों का फायदा होगा। अगर तुम कहो तो मैं अपने इम्पोर्टर से तुम्हारी बात करा दूं, वो तुम्हें सस्ता हरा पेठा उपलब्ध करा देगा। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए ये सस्ता पेठा। अगर ये आदमी यहाँ रहा ना तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अली ने एक औरत को कुछ रुपए दिए और उसे अब्दुल के पास भेज दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा मिठाई खाने का बेहद मन कर रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा पेठा खिलाएंगे? हाँ बहन जी, आप जितना चाहे खा सकती है। अल्लाह के दुआ से आपके खाने से मेरे माल में कोई कमी नहीं होगी। आपकी आवाज तो पेठे की तरह मीठी है। आप मुझे बहन जी मत कहिए, मेरा नाम रसीली है। आप मुझे इसी नाम से बुलाइए ना। मैं आपसे अकेले में मुलाकात करना चाहती हूँ। क्या आपके पास वक्त है? अली का प्लान था कि रसीली अब्दुल को फंसा लेगी और उसे झूठे और अश्लील इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा देगी। लेकिन अली की साजिश कामयाब नहीं हो पाई। अब्दुल ने रसीली की बातों से उसे जान लिया और कड़क आवाज में बोला, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले में नहीं मिल सकता। वहाँ किसी औरत की दाल नहीं गलने वाली, तुम कोई और साजिश करो। अली अपने जान पहचान के एक मंत्री के पास पहुँचा। मंत्री जी, एक अब्दुल नाम के आदमी ने मेरे नाक में दम करके रखा है। आप किसी तरह कानूनी अड़ंगा लगाकर उसे वापस तमिलनाडु भेज दीजिए। भारत सरकार से अच्छे रिश्ते रखना फिलहाल हमारी मजबूरी है। भारत सरकार हर तरह से हमारी मदद कर रही है। इस समय किसी भारतीय व्यापारी को कष्ट देना उचित नहीं होगा। तुम अपने स्तर पर कुछ उपाय कर लो। उनकी बात सुनकर अली गुस्सा हो गया और अपने घर चला गया। क्या हुआ? आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? अब मेरे परेशानियों में तुम क्या करोगी? तुम्हें तो सिर्फ गहने और कपड़े चाहिए। गहने और अच्छे कपड़े चाहने में बुरा ही क्या है? लेकिन तुम अपनी परेशानी की वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अली ने अपनी बीवी को सारा मसला कह सुनाया। मेरा भाई शाहरुख अंटार्कटिका की यात्रा पर जा रहा है। उस आदमी को जहाज में बिठाकर अंटार्कटिका में फिकवा दो। वहाँ बर्फ ही बर्फ है, वो ठिठुर कर वहीं खत्म हो जाएगा। अली का साला जिस दिन अंटार्कटिका जा रहा था, उससे एक दिन पहले अली ने कुछ नकाबपोश गुंडों के द्वारा अब्दुल को अगवा करवा लिया। अब्दुल के हाथ पैर बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जहाज पर लिटा दिया। अली का साला अब्दुल को बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप पर फेंक आया, जहां दूर दूर तक सिवाय बर्फ के और कुछ भी नहीं था। किसी तरह अब्दुल ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो बहुत ठंड है, बहुत भूख लग रही है। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। तभी अब्दुल को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। अब्दुल के पीछे एक सफेद भालू खड़ा था। भालू अब्दुल के पीछे पड़ गया
और उसे यहाँ वहाँ दौड़ाने लगा। हे अल्लाह, अब ये आफत कहाँ से आ गई? अब्दुल अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में कूद गया। तब जाकर उस सफेद भालू ने उसकी जान बख्श दी। ये भालू कुछ तो खाता ही होगा। अगर मैं इसके पीछे पीछे जाऊं तो मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। अब्दुल भालू के पीछे पीछे गया। उसने देखा कि भालू एक दूसरे भालू के पास पहुंचा, जो जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उस भालू के पेट पर एक घाव था जिससे खून बह रहा था। मुझे उस भालू की मदद करनी चाहिए। अब्दुल घबराता हुआ उस जख्मी भालू के पास गया और अपने कुर्ते को निकालकर भालू के जख्म पर पट्टी बांध दी। अब अब्दुल के पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। हे अल्लाह, मेरी मदद करो। तभी अब्दुल के सामने एक देवी प्रकट हुई। मैं बर्फ की देवी आइसनो हूँ और यहाँ के जीवों की हिफाजत करती हूँ। हर साल यहाँ पर शिकारी आते हैं और भालुओं का शिकार करते हैं। तुमने एक जख्मी भालू की मदद की है। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। देवी ने अब्दुल को एक तिलस्मी छड़ी दी। इस छड़ी को बर्फ से छूना। बर्फ उसी चीज में बदल जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। मैं कन्याकुमारी से आया हूँ। सबसे पहले मैं बर्फ की नाव बनाकर घर जाऊंगा, लेकिन घर पहुँचने के बाद इस छड़ी का कोई उपयोग नहीं रहेगा, क्योंकि कन्याकुमारी में तो बर्फ होती ही नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं हर अमावस्या की रात 12 बजे तुम्हें यहाँ से एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा भेज दिया करूँगी। अब्दुल अपने मन में नाव का ध्यान करते हुए एक बड़े बर्फ के टुकड़े से अपनी छड़ी को छुआता है। बर्फ का टुकड़ा अचानक ही नाव में बदल जाता है। अब्दुल नाव से यात्रा करता हुआ कन्याकुमारी पहुंच जाता है। पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत बार फोन किया। बेटा, किसी ने मुझे अंटार्कटिका पहुंचा दिया था, लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हें, सकीना को और तुम्हारी माँ को जिस चीज की भी जरूरत हो वो मुझे कागज पर लिखकर दे दो। अमावस की रात को अब्दुल समुद्र के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा तैरता हुआ उसकी ओर चला आ रहा है। अब्दुल ने उस बर्फ के कई टुकड़े किए और बर्फ से ही पेठा बना दिया। वो पेठे उतने ही लजीज थे जितने लजीज उसके हाथ के बनाए हुए पेठे होते थे। उसने बर्फ के भारी टुकड़ों से अपने लिए एक कार बनाई। कुछ दिनों बाद अब्दुल श्रीलंका गया। इस बार वो अपने दुकान पर एक महंगी कार में पहुंचा। अली उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। शाहरुख, क्या तुमने अब्दुल को अंटार्कटिका नहीं छोड़ा था? मैंने तो उसे वही छोड़ा था। तो फिर वो वापस कैसे लौट आया? मुझे क्या पता, बिना जहाज के समुंदर पार करके वो कैसे फिर से लौट कर आया। अब्दुल के पास अब पेठे की कोई कमी नहीं थी। वो बर्फ से जितना चाहे उतना पेठा तैयार कर सकता था और उसमें उसकी कोई लागत भी नहीं आती थी। और अब्दुल भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ अली, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक ही हूँ। आपके पेठे की क्वालिटी तो और भी शानदार हो गई, एकदम शीशे की तरह पारदर्शी, बिल्कुल बर्फ की तरह। तुमने ठीक पहचाना, मैं ये पेठा बर्फ से ही तैयार कर रहा हूँ। पेठा बर्फ से तैयार कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? अब्दुल ने अली को बर्फ और जादुई छड़ी के बारे में बता दिया। तो अब्दुल भाई, वो छड़ी आप कुछ दिनों के लिए मुझे भी दे दीजिए। मैं भी बर्फ से पेठा तैयार कर लूंगा। मैं वो छड़ी तो तुम्हें नहीं दे सकता कि अगर तुमने वो छड़ी कहीं गुम कर दी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम अमावस्या की रात को कन्याकुमारी आ जाओ। मैं बर्फ से पेठा तैयार करूंगा और तुम्हें कम दामों में भेज दूंगा ताकि तुम्हारी भी रोजी रोटी चलती रहे। मैंने इसे अंटार्कटिका मरने के लिए भेजा, लेकिन ये तो वरदान लेकर वापस लौटा और ये मुझ पर ही दया कर रहा है। मैं अंटार्कटिका जाकर उस देवी से जादुई छड़ी लेकर आऊंगा। अली अपने साले शाहरुख के साथ अंटार्कटिका पहुंचा। शाहरुख, तुम तीर मारकर एक भालू को घायल कर देना। मैं उस भालू की मदद करूंगा और फिर देवी प्रसन्न होकर मुझे उपहार देगी। मैं भी अब्दुल की तरह अमीर हो जाऊंगा। शाहरुख ने भी एक भालू के पेट में तीर मारकर उसे जख्मी कर दिया। अली भालू के पास पहुंचा और भालू की मरहम पट्टी करने लगा। तभी बर्फ की देवी वहां पर प्रकट हुई। मैंने तुम्हारी बातें सुनी है।
तुमने मेरा वरदान पाने के लिए जानबूझकर उस भालू को जख्मी किया है। तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। देवी ने 4 भालू अली के पीछे लगा दिए। अली अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में कूद गया। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये भालू मुझे निकलने नहीं दे रहे। मुझे माफ कर दो देवी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। इस तरह अली को अपने कर्मों की सजा मिली। कोल्हापुर के एक शहर में संवाद अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कोल्हापुर में सूखा और गर्मी होने की वजह से लोग ज्यादातर अपने घरों में रहते थे। बेहद गर्मी है, लग रहा है जहन्नुम में हूँ। क्या आप भी हमेशा गलत और बहकी बहकी बातें करते रहते हो? कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम पिछले 1 महीने से कह रही हो। आज खाना खा लो, कल तो हमें खाना भी नहीं मिलने वाला। काश दूसरे गांव और कस्बों की तरह हम भी खुश होते। दूसरे गांव के मर्द हमेशा काम और मेहनत करते हैं, यूं ही नहीं घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हैं। तुम हमेशा मुझे ताने मारकर ही खुश रहो, ये नहीं कि कभी मेरी थोड़ी तारीफ कर दे। तारीफ करने लायक कोई काम भी तो कर लो। संवाद अपनी बेगम भाग्या से बहस करके घर के बाहर चला जाता है। चलो संवाद भैया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम बड़े ढीले हो। तुम हमेशा गांव में सब कुछ होने के बाद ही आते हो। हुआ क्या, पहले ये बताओ, ज्यादा मुंह ना चलाओ। वहाँ देखो, शेरू शहर से बर्फ लेकर आया है और गांव वालों को मुफ्त में खिला रहा है। जाओ जाओ, थोड़ी सी बर्फी ले लो और अपनी बीवी को जाकर दे देना। कम से कम तुम्हारे बर्फ से वो थोड़ी खुश तो हो जाएगी, क्योंकि गजरा तो तुम देने वाले नहीं हो। संवाद ये खबर सुनते ही शेरू के पास दौड़ पड़ा और उससे पूछने लगा, अरे शेरू भाई, ये इतनी सारी बर्फ तुम कहाँ से ला रहे हो? बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हें गांव वालों की मदद करता देख। ज्यादा मस्का मत मारो और बर्फ ले जाओ, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लेने वाला। नहीं, मुझे बस इतना बताओ, ये बर्फ तुम ला कहाँ से रहे हो? मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? उस वक्त तो संवाद सुकून से अपने घर चला जाता है और अपनी बेगम भाग्या के साथ बड़े मजे से बर्फ को पानी में मिलाकर पीता है। शेरू कितना अच्छा और भला आदमी है, लोगों को बर्फ देकर उनकी प्यास बुझा रहा है, वरना इस गर्मी में हमारा क्या हाल होता पता नहीं। इसके पहले तो तुम कह रही थी कि गर्मी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। तुम्हारा मन भी बर्फ की तरह यहाँ वहाँ डोलता रहता है। दूसरे दिन संवाद शेरू का पीछा करने लगता है और उसके साथ उस बर्फ वाली जगह पर जाता है। वहाँ जाकर देखता है किसी अजनबी आदमी से बातें कर रहा है। सुनो, कुछ दिन और बर्फ दे दो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, इससे मेरे कस्बे में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, जिससे मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा। हाँ, ठीक है, देखो ये अब आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई भी बर्फ का टुकड़ा नहीं दूंगा। लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, जैसा तुम कहो। इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा दे देना। शेरू और उस बर्फ वाले की बात को संवाद अच्छी तरह समझ जाता है। शेरू का भांडा फूट चुका था। शेरू के वहाँ से जाते ही संवाद उस बर्फ वाले से कहने लगता है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनते क्यों नहीं आप? भाईजान, तुम कुछ बोलोगे तो मैं सुनूंगा ना, और ज्यादा परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। शेरू तुमसे जो बर्फ मुफ्त में ले जाता है, क्या तुम उसे पैसे लेकर बेचोगे? अगर तुम अच्छे पैसे दोगे तो क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें बेचूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम अब शेरू या किसी और को बर्फ नहीं दोगे। ये भी कोई कहने की बात है? वो तो मुफ्त में ले जाया करता था और अब तुम पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें ही दूंगा। अगले दिन से ही उस बर्फ वाले ने शेरू को मुफ्त में बर्फ देना बंद कर दिया और संवाद को पैसे देकर बर्फ बेचने लगा। संवाद उस बर्फ वाले से बर्फ लेकर बेचने की तैयारी करने लगा। आ जाओ, बर्फ खरीद लो, ये अच्छे ठंडे और टिकाऊ बर्फ है, गर्मी भगाओ, आ जाओ। अरे वाह संवाद भैया, ये हुई ना बात, गांव में बर्फ बेच रहे हो, हम तो शेरू से मुफ्त में ही ले लेंगे। कोई शेरू वेरू नहीं आने वाला, अब तुम्हें लेना हो तो लो, और अब मुफ्त में नहीं, पूरे 50 रुपए में एक बक्सा मिलेगा बर्फ का। संवाद अपने मन की मनमानी करके बर्फ बेचने लगा। शेरू के हाथ में अब कुछ नहीं बचा था। शेरू ने उसे बर्फ बेचते हुए देखा और कहा, वाह दोस्त वाह, तुमने पीठ पीछे ये सारी साजिश रची, अच्छी चाल चली है तुमने।
मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया है। तुम जाकर सरपंच बनने की तैयारी करो। अच्छा, तो तुम्हें ये बात भी पता चल गई। शेरू उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, लेकिन संवाद के जहन में लालच का दरख्त आ चुका था। संवाद अलग अलग कस्बों में जाकर बर्फ बेचने लगा था। गांव वाले लालच और गर्मी से परेशान होने के कारण संवाद से बर्फ मजबूरी में खरीदने लगे थे। अब से मुझे ज्यादा बर्फ चाहिए। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ बर्फ की कोई खदान थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें बर्फ दे सकूं। मेरे पास इतना ही मिलेगा। लेना हो तो लो, वरना मत लो। तुमसे अच्छा तो वो शेरू था। सरपंच बनने के लिए भला गिड़गिड़ाया तो करता था, लेकिन दिल का साफ था। संवाद ज्यादा पैसों की लालच में बर्फ में गंदा पानी मिलाया करता था ताकि बर्फ ज्यादा बढ़ जाए। तालाब से पानी लेकर उस बर्फ वाले को दे दिया करता था, जिससे बर्फ बढ़े और वो ज्यादा पैसे कमा सके। आप इतने सारे बर्फ ला कहाँ से रहे हैं? कल गांव के कुछ लोग उस बर्फ के पानी को पीकर बीमार हो गए। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है। ज्यादा लालच के चलते कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? अब गांव वाले कमजोर है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बस एक बर्फ का कारोबारी हूँ। बस आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। लेकिन संवाद किसी की भी नहीं सुनता। तालाब के पानी से बर्फ जमा कर वो गांव वालों को बेचा करता, जिस वजह से आधे से ज्यादा गांव बीमारी की चपेट में आ गए। लोगों को बुखार और बाकी कई बीमारियां होने लगी। ये सब बैठकर यमराज और चित्रगुप्त देख रहे थे। आजकल कोल्हापुर में ज्यादा ही बर्फबारी हो रही है महाराज। तनिक इस संवाद की आयु का पता लगाओ। अभी तो उसके जीवन के पूरे 40 साल बचे हैं महाराज। हम आयु के विरुद्ध तो नहीं जा सकते। हमें पिछली बार की तरह पृथ्वी पर जाना ही होगा और उसे सबक सिखाना होगा। तो क्यों ना हम भी इस बार बर्फ का व्यापार कराएं? क्या करते हैं आप? जैसे लोहा लोहे को काटता है, बर्फ बर्फ को काटेगा। तुम बस मेरा खेल देखते जाओ और एक व्यापारी का भेष धारण कर लो। यमराज और चित्रगुप्त कोल्हापुर गांव में भेष बदलकर एक बड़े कारोबारी का भेष बनाकर चले जाते हैं। हमें करना क्या है महाराज? हम यहाँ एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना देंगे। लालच के जाल में फंसकर वहाँ संवाद जरूर जाएगा। यमराज ने अपने बेमिसाल ताकत से एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना दिया। पूरे गांव वाले बर्फ का पहाड़ देखकर हैरान रह गए। उनमें मौका देखकर संवाद वहाँ भी पहुँच गया। लगता है उस बर्फ वाले ने ये मेरे लिए लाया है। वो भी तंग आ गया होगा मुझसे। लेकिन मुझे क्या, मैं तो बर्फ बेचूंगा। संवाद उस बर्फ के पहाड़ को देखकर वहाँ चला जाता है और कहता है, ये बर्फ का पहाड़ कहाँ से आया? तब यमराज और चित्रगुप्त वहाँ आ गए और चित्रगुप्त ने कहा, अरे तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? ये बर्फ तुम्हारे लिए ही लाई गई है। जाओ जाकर ले लो। हमें उन्हीं बर्फ वाले ने तो भेजा है आपके पास। ये बर्फ आपके लिए तोहफा है। आप इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में लोगों को बर्फ पहुंचा रहे हैं, ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। अरे ये बात तो मुझे भी पता है। जब भी कोई मेरी तारीफ करता है मुझे बहुत शर्म आती है। संवाद ने आओ देखा ना ताओ और उस बर्फ के पहाड़ में बर्फ लेने की लालच में चला गया। जैसे ही बर्फ के पहाड़ के पास वो पहुंचा, यमराज ने अपने ताकत से उसे बर्फ के एक बड़ी सी कारावास यानी कि बर्फ की जेल में कैदी बना लिया। ये क्या हो गया? मैं बर्फ की जेल में कैसे आ गया? मुझे ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। संवाद को बर्फ की जेल में देख शेरू और उसकी पत्नी भाग्या हैरान रह गए। तब शेरू ने कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे गांव वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मेरे पति को। ठंड के मारे देखो कैसे कांप रहे हैं। ज्यादा ठंड से कहीं बीमार न हो जाए। तब जाकर गांव वालों को दिखाने के लिए यमराज और चित्रगुप्त अपने असली अवतार में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं यम हूँ, यमलोक का यमराज, और मैं हूँ चित्रगुप्त। यमराज और चित्रगुप्त को उनके असली भेष में देख गांव वाले डर गए। शेरू और भाग्या ने उन्हें डरते हुए कहा, आप हमारे गांव क्यों आए हैं और आपने मेरे पति को ये सजा क्यों दी है? दंड का पात्र संवाद स्वयं है। तब जाकर यमराज और चित्रगुप्त ने सारी सच्चाई गांव वालों के सामने रखी। मुझे छोड़ दो, ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। रहम करे महाराज, आप देव हैं, आप सब कुछ हैं। मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज, मैं विधवा नहीं होना चाहती।
यमराज ने भाग गया और बाकी कस्बे वालों की बात सुनकर बर्फ की जेल खत्म कर दी और कहने लगे, मैं तुम्हारे प्राणों को हरने नहीं आया था, मैं तुम्हें बस सबक सिखाने आया था, लेकिन तुम्हें दंड दिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। आपने सजा दे तो दी, मैं अब सब समझ गया हूँ। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम जब भी बर्फ को छुओगे तो उसे छूते ही तुम्हें एक बिजली का झटका लगेगा। इतना कहकर यमराज और चित्रगुप्त वहाँ से गायब होकर चले जाते हैं। संवाद को उसकी सजा मिल गई और वो अपनी पत्नी के साथ सुकून से रहने लगा। गांव वालों ने शेरू को गांव का सरपंच ऐलान कर दिया और सुकून से रहने लगे। दिवाकर एक गरीब किसान है जो फल और सब्जियां उगाकर अपना खानदान पालता है। वो अपने बगीचे में गोबर और बाकी नामियाती खाद का इस्तेमाल करता था, जिससे उसकी उगाई बहुत सी चीजें ताज़ा होती हैं और सभी ग्राहक उससे ही फल और सब्जियां खरीदते हैं। अरे दिवाकर बाबू, ये पपीते कैसे दिए? 50 रुपए में है। 2 पपीता दे दीजिए। ये लीजिए 100 रुपए। दिवाकर के पास ग्राहकों की कमी नहीं है, पर उसी के बगल में ठेला लगाए बैठे भैरव के पास दिन में 1-2 ग्राहक ही आते हैं, क्योंकि भैरव फल और सब्जियां उगाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी उगाई चीजें अच्छी नहीं होती और उसकी आमदनी भी कम होती है और इसी वजह से वो दिवाकर से जलता है। इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा पूरा कारोबार चौपट कर देगा। भैरव कुछ सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद भैरव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दिवाकर को फंसाने की साजिश करता है। सुनो दिवाकर भाई, तुम्हें पता है सरकार ने किसानों को सरकारी बीज देने की बात कही है। अरे ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अच्छे बीज मिलेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से फल और सब्जियां उगा सकते हैं। तो देर किस बात की है? चलो मैं बीज लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। भैरव अपने साथ दिवाकर को ले जाता है और उसे एक सरकारी बीज भंडार से बीज के कुछ पैकेट्स देता है। बीज लेने के बाद दिवाकर वहाँ से चला जाता है और भैरव अपनी चाल चलता है। वो अखबार में खबर छपवाता है कि सरकारी बीज भंडार से एक आदमी ने बीज चोरी किए हैं। भैरव उस अखबार को लेकर दिवाकर के पास पहुँचता है। देखो दिवाकर भाई, किसी ने सरकारी बीज भंडार से बीज चोरी किए हैं और तुम्हारे पास भी कुछ पैकेट बीज के हैं, इसीलिए पुलिस तुम्हें भी पकड़ सकती है। पर ये बीज के पैकेट तो तुमने मुझे दिए हैं ना? हाँ मैंने दिए थे, पर ये बात पुलिस को थोड़ी पता है कि किसको बीज मिले हैं और किसने चोरी किए हैं। तो अब मैं क्या करूं? जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर मैं जाऊं कहाँ? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भैरव दिवाकर को लेकर दूर एक घने जंगल में जाता है, जहाँ पर अंग्रेजों के जमाने का जेल बना होता है। तुम कुछ दिन इसी जेल के अंदर छुपे रहो, मैं बाद में तुम्हें वापस बुला लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मुझे उस बेमतलब की आफत से बचा लिया। भैरव वहाँ से वापस आ जाता है और दिवाकर जेल के अंदर एक तहखाने में छिपकर रहने लगता है। अच्छा हुआ जो दिवाकर का बच्चा यहाँ से चला गया। अब लोगों के पास मेरी फल सब्जियाँ खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और भैरव महंगे दाम पर फल और सब्जियाँ बेचने लगता है। भाई साहब, आलू कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो। पर ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। मैं तो ऐसे ही बेचूंगा, नहीं लेना है तो जाकर शहर से खरीद कर लाओ। ग्राहक को मजबूरी में भैरव से सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। दिवाकर के न होने का भैरव पूरी तरह से फायदा उठाने लगता है। इसी बीच कुछ चोर शहर के एक बड़ी सी सुनार की दुकान से सोना चुराकर शहर से दूर जंगल की ओर आते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें ये पुरानी जेल दिखती है। सभी आकर इस जेल के पास खड़े हो जाते हैं। इस सोने को छुपाए कैसे? कुछ तो नया उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो समझ लो जेल में चक्की पीसने पड़ेगी। क्यों ना हम इस सोने को गलाकर ईंट बनाए और इसे जेल के बाहर से लगा दे, इससे पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है।
वैसे तुम चोर हो, पर तुम्हारा दिमाग तो पुलिस से भी तेज है। सभी चोर शहर से चुराए हुए सोने को आग से पिघलाते हैं और उनसे ईंट बनाने लगते हैं। चोर सोने से बनाई हुई ईंटों को जेल के बाहर से लगा देते हैं, जिससे पूरी जेल सोने की बन जाती है और चमकने लगती है। ये हुई ना बात। देखो, हमने अंग्रेजों की इस जेल को सोने की जेल में बदल दिया है। अब पुलिस तो क्या, सीबीआई वाले भी हमको पकड़ नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं, शहर में जाकर मजे करते हैं। सभी चोर खुशी खुशी शहर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर कुछ दिन बीत जाने के बाद भैरव दिवाकर को देखने के लिए जंगल में आता है। वो जेल के अंदर जाता है और जोर से आवाज लगाता है। बाहर आ जाओ दिवाकर भाई, मैं भैरव हूँ। भैरव की आवाज सुनकर दिवाकर जेल के तय खाने से बाहर आता है। अच्छा किया भाई, जो तुम मुझसे मिलने आ गए, नहीं तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर ही जाता। भैरव दिवाकर को देखता है और अपने मन में सोचता है, तू मर जाएगा तो मेरा तो फायदा ही फायदा होगा। भैरव के मन में दिवाकर को धोखा देने का ख्याल आता है। वो दिवाकर से कहता है, अरे भाई, क्यों मरने की बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो चलो, मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूँ। वहाँ पर कुछ देर ताज़ी हवा पर बैठते हैं, और वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। दिवाकर और भैरव जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी वहाँ से एक सोने की ईंट नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों रुक जाते हैं। भैरव देखता है कि ईंट बहुत चमकदार है। वो पास जाता है और ईंट को उठाता है। ये तो सोने की ईंट है। भैरव जेल की ओर नजर घुमाता है तो देखता है पूरी जेल सोने के ईंटों से बनी है। ये देखकर भैरव बेहद खुश हो जाता है। उसको खुश होता हुआ देख दिवाकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। भैरव ईंट को पीछे छुपाते हुए हड़बड़ी में कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। आपने तो कहा कि हम दोनों नदी के किनारे ताज़ी हवा में जाएंगे, और आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। मैं ये कह रहा था कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है, जिसने बीज भंडार में सरकारी बीज चुराया था। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जाओ, तुम अपने घर जा सकते हो। ये तो तुमने दिल खुश करने वाली खबर सुना दी। चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे थोड़ा काम है। तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, तुम अपना काम खत्म करके आओ, मैं जा रहा हूँ। दिवाकर खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर सोने के ईंटों से बने जेल को देखकर भैरव खुशी से पागल हो जाता है। मेरी तो लॉटरी लग गई। कहाँ 50 रुपए की सब्जियां बेचनी पड़ती थी, और अब करोड़ों का सोना मेरे हाथ लग गया है। भैरव जेल की दीवारों पर लगी सोने के ईंटों को निकालने लगता है और पास में पड़े एक थैले में सोने के ईंट भरने लगता है। तभी शहर से सारे चोर वापस आ जाते हैं। अच्छा बेटा, हमने ये सोना तुम्हारे लिए चुराया है। कौन हो तुम? हमारा सामान चुराते हो और हमसे ही पूछते हो कौन हो तुम? ये सोना मेरा है, इसे पहले मैंने ही देखा है। पर इसे यहाँ तो हम लेकर आए हैं ना। भैरव चोरों की बातों को अनसुनी करके सोने के ईंटों को थैले में भरने लगता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो उसके हाथ पैर तोड़ते हैं। तीनों चोर मिलकर भैरव को मारने लगते हैं। ये सभी लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले जो कि इस जंगल के पास से गुजर रहे थे, वो इन्हें देख लेते हैं। वो देखो, वहाँ पर कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं। चलो, जल्दी चलो। इंस्पेक्टर सोने की जेल के पास आ जाता है। बाप रे, इतना सारा सोना! ये सोना हमारा है, हमने इसे शहर से चुराया है। अच्छा, तो शहर में जो सोने की चोरी हुई है तो वो तुमने चुराया है। हवलदार, इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ। अगर चोर नहीं हो तो ये सोना थैले में भरकर कहाँ ले जा रहे थे? इंस्पेक्टर सभी चोरों को और भैरव को जेल में बंद कर देता है और सारा सोना ले जाकर शहर में उस सोनार को वापस कर देता है जिसकी दुकान से ये सोना चोरी हुआ होता है। दूसरी तरफ दिवाकर मेहनत करके
अपने खेतों में फल सब्जियां उगाता है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है।